Friends, I am Dr. Sanjay Jain, Associate Professor Political Science, SRKP गवर्नमेंट PG कॉलेज किशनगंज। आज हम थर्ड ईयर का टॉपिक डिस्कस करेंगे, गुट निरपेक्षता या नॉन अलाइन मूवमेंट या गुट निरपेक्ष नीति जिसको हम कह सकते हैं। विदेश नीति को जब हम डिस्कस करते हैं या जब फॉरेन अफेयर्स को हम डिस्कस करते हैं तो उसमें कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हमने उसके बाद के इम्प्लीकेशंस देखे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के जो परिणाम देखे और हमने शीत युद्ध को देखा, तो शीत युद्ध को जब हमने पढ़ा तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व दो भागों में बट गया। एक का नेतृत्व जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है उसका नेतृत्व यूएसए कर रहा था और जो कम्युनिस्ट ब्लॉक है उसका नेतृत्व यूएसएसआर या सोवियत संघ कर रहा था। तो चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो यूरोप की मेजर पावर्स थी वो कमज़ोर पड़ गई थी और उसके साथ ही कमज़ोर पड़ने के साथ में एक और जो डेवलपमेंट ये था कि अब वो अपने जो कॉलोनीज़ को धीरे धीरे छोड़ना पड़ रहा था उनको। अब उन कॉलोनीज़ को जब उन्होंने छोड़ा या कॉलोनी ने जब आज़ादी प्राप्त की तो उन नवोदित देशों के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। चुनौतियां ये थी कि लंबे समय तक जो शोषण का शिकार थे अब वो अपने पाँवों पे खड़े नहीं हो पा रहे थे और पाँवों पे खड़े नहीं होने के कारण से ये दिखाई दे रहा था कि वो अगर उनकी हालत को अगर उसमें सुधार नहीं किया गया तो गृह युद्ध हो जाएगा या बहुत सारी चीज़ें या और ज़्यादा तकलीफें उन देशों के अंदर आ सकती हैं या वो गरीबी के गर्त में जा सकते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाया सोवियत संघ ने और यूएसएसआर ने और अमेरिका और सोवियत संघ ने। अमेरिका ने मार्शल प्लान बनाया जिससे कि देशों को सहायता दी गई। उसके जवाब में यूएसएसआर ने मोल्टोव प्लान बनाया जिससे कि देशों को आर्थिक सहायता दी गई। तो देश थे वो अपने हिसाब से इन दोनों ब्लॉक्स में शामिल हो गए। लेकिन अब कुछ देश ऐसे थे जो न तो सोवियत संघ वाले ब्लॉक में जाना चाहते थे और न अमेरिका के ब्लॉक में जाना चाहते थे और वे स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति का संचालन करना चाहते थे। उनको उन देशों को ये कहा गया कि ये नॉन अलाइंड देश हैं या गुट निरपेक्ष देश हैं। यहाँ पे हमको एक समझनी पड़ेगी एक बात। अक्सर हम एक बात कहते हैं कि वह ये तीसरी दुनिया के देश हैं। देखिए, इसको आप कॉन्सेप्ट को अगर समझते हैं या कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं तो तीसरी दुनिया का देश का मतलब ये नहीं है कि वो गरीब देश है। तीसरी दुनिया का मतलब ये है कि वह पहली दुनिया यानी कि कैपिटलिस्ट ब्लॉक से रिलेटेड नहीं है, दूसरी दुनिया यानी कि कम्युनिस्ट ब्लॉक से रिलेटेड नहीं है, यानी किसी भी रूप में वो सोवियत संघ को सपोर्ट नहीं कर रहा है या अमेरिका या सोवियत संघ को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया ये होगी कि तीसरी दुनिया के देश का मतलब ये है कि जिनका नवोदित है, अभी अभी आज़ादी हासिल करी है और वो किसी भी ब्लॉक में शामिल नहीं है। तो इसकी परिभाषा अगर हम ये दें, आपके स्क्रीन पर भी है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध एवं द्वितीय द्विध्रुवीय विश्व युद्ध प्रणाली के विरुद्ध 9 स्वतंत्र देशों का एक ऐसा अभियान था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति, सद्भावना एवं आर्थिक विकास के साथ साथ उनके राष्ट्रीय हितों एवं महत्वाकांक्षाओं का अद्भुत सामंजस्य विद्यमान था। यानी कि ये नव स्वतंत्र देश या नवोदित देश जो हमने बात की पहले, ये अपनी एक अलग आर्थिक नीति का संचालन करना चाहते थे, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और शांति को प्रोत्साहित करना चाहते थे और उसके साथ ही अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना चाहते थे। अब हम गुट निरपेक्षता का अर्थ और उसकी परिभाषा देख लेते हैं। गुट निरपेक्ष शब्द को समझने के लिए हमें 3 अवधारणाओं को स्पष्ट करना जरूरी है। पहली है आपकी स्थायी तटस्थता। इसका संबंध ऐसे राज्य से है जो ऐच्छिक या परिस्थितियों के दबाव के कारण स्थायी रूप से तटस्थ रहता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है और स्थायी तटस्थता को जिस देश ने
एक नीति के रूप में जिसको अपनाया है स्थायी तटस्थता को, वो है स्विट्जरलैंड। दूसरा है तटस्थता। इसका संबंध केवल युद्ध की अवस्था से है और किन्हीं दो देशों के युद्ध छिड़ जाने पर किसी भी तीसरे राष्ट्र द्वारा किसी की भी तरफदारी नहीं करना। यानी कि कोई राष्ट्र अगर तटस्थता का भाव हम देखेंगे कि उस समय हासिल करता है या तटस्थता उस समय हासिल करता है जब वह किसी को भी सपोर्ट नहीं करता है, वो बिल्कुल निरपेक्ष रहता है। तीसरा है गुटनिरपेक्षता, और ये जो क्योंकि हमारा टॉपिक आज यही है तो उसको हम बहुत ढंग से इसको देखें। गुटनिरपेक्षता का अर्थ न तो स्थायी तटस्थीकरण से है और न ही स्थायी तटस्थता से है, और न ही स्थायी तटस्थता से है और न ही तटस्थता से है। गुटनिरपेक्ष का अर्थ राज्यों के सैनिक समझौतों में भाग न लेना है। गुटनिरपेक्ष देश विश्व की राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा करने में विश्वास रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो एक तरीके से उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मतलब एक जनक के साथ साथ एक जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन नीति चलाई विश्व में, उनमें से एक थे। तो उन्होंने एक बात कही अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में कि जहाँ स्वतंत्रता के लिए खतरा उत्पन्न हो, न्याय को धमकी दी जाती हो अथवा जहाँ आक्रमण हो, तो वहाँ न तो तटस्थ रह सकते हैं न ही तटस्थ रहेंगे। कंपूचिया के नरेश नरोत्तम सिंघानुक ने बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में कहा था कि गुटनिरपेक्षता में अंतर्राष्ट्रीय जीवन का एक गतिशील स्वरूप परिलक्षित होता है। यह अस्वस्थ और निष्क्रिय अंतर्मुखी प्रवृत्ति नहीं है। जॉर्ज लिस्का ने कहा कि किसी भी विवाद के संदर्भ में ये जानते हुए कि कौन सही और कौन गलत है, किसी का पक्ष न लेना तटस्थता है, किंतु असंलग्नता या गुटनिरपेक्षता का अर्थ है सही और गलत में भेद करके सदैव सही नीति का समर्थन करना। इस तरीके से आप देखेंगे कि गुटनिरपेक्ष देश मतलब न तो वो स्थायी तटस्थता को देख रहे हैं न तटस्थता को देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन सा पक्ष सही है, हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होंगे और दोनों गुटों से एक समान दूरी बनाए रखेंगे। यानी कि सोवियत संघ से भी उतनी ही दूरी है और अमेरिका से भी उतनी ही दूरी हम बना के रखेंगे। गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने के कारण अगर हम देखें या गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। विश्व का वैचारिक आधारों पर दो भागों में विभाजित होना, पहले हमने ये देख लिया है। MS राजन के अनुसार यूएसए और सोवियत संघ ने नवोदित स्वतंत्र देशों को वैचारिक आधार पर अपनी ओर मिलाना चाहा, जिससे अन्य देशों ने पसंद नहीं किया। वे अपने राजनीतिक आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के पृथक स्वरूप को बनाए रखना चाहते थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा, सैनिक संधियों से नहीं बनने की इच्छा। अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा वैचारिक आधार पर असफल हो जाने पर उन्होंने सैनिक संधियों की एक नई चाल चली। लेकिन अनेक छोटे राष्ट्र किसी भी महाशक्ति के पिछलगू बनने के लिए तैयार नहीं थे। और नेहरू ने एक प्रसारण में कहा था कि शीत युद्ध के सैनिक गठबंधनों ने विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए हैं। कुछ वर्षों में एशिया में इस नीति के प्रसार ने विश्व सुरक्षा या किसी भी देश की सुरक्षा को दृढ़ नहीं किया है। वास्तव में किसी भी देश के विकास में ये बाधक नहीं है। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रवाद एवं स्वतंत्र नीति की विदेश नीति की भावना। नवोदित राष्ट्र बिना किसी महाशक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना चाहते थे। फिलीपींस के राजनयी कार्लोस पी रोमुलो के अनुसार गुटनिरपेक्षता समकालीन राष्ट्रवाद का एक पक्ष मात्र है। ये एक सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलन है। यानी कि जो देश थे वो ये चाहते थे कि बिल्कुल हम स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाएं और हमारे को ज़रूरत ही नहीं है कि हम किसी भी गुट में शामिल हों। हमारे को किसी भी गुट में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद ही इतने स्ट्रांग हैं कि हम किसी भी देश के साथ में एसोसिएट नहीं हो सकते। इनफैक्ट किसी महाशक्ति के साथ हम एसोसिएट नहीं हो सकते। शीत युद्ध से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा। नवोदित राष्ट्रों ने ये माना कि शीत युद्ध से महाशक्तियाँ अपने स्वार्थ के लिए विश्व में तीसरा विश्व युद्ध करवा सकती हैं, लेकिन गुटनिरपेक्ष देश उसे ऐसा करने नहीं देंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है विश्व शांति एवं सहयोग को और सद्भावना को बढ़ाए रखने की इच्छा। गुटनिरपेक्ष देशों का उद्देश्य समस्त राष्ट्रों के साथ शांति और मैत्री को बढ़ावा देना है। इसी कारण से उन्होंने शीत युद्ध में नहीं फंसकर गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया।
लास्ट पॉइंट है तकनीकी एवं आर्थिक विकास की आवश्यकता। दोनों गुटों से तकनीकी एवं आर्थिक विकास की सहायता पाने के लिए कई देशों ने ये मार्ग चुना, यानी कि हम लोग एक कॉपरेशन हो सकता है कि अगर टेक्निकल असिस्टेंस लेनी पड़े तो हम दोनों देशों से भी टेक्निकल असिस्टेंस ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने गुटनिरपेक्षता के बारे में आज पढ़ा है और गुटनिरपेक्षता की अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उसका उदय कैसे हुआ, उसको अपनाने के कारण कौन कौन से थे या उसको प्रोत्साहित करने वाले कारण कौन से थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में गुटनिरपेक्ष देशों की उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।